प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विलेयता के बारे में। देखो, विलेयता होती क्या है? किसी निश्चित मात्रा का जो विलायक है उसमें कितना विलेय पदार्थ घुल सकता है, ये उसे कहलाती है विलेयता। जैसे मान लो हमने 1 लीटर लिया जल, इसके अंदर डाली चीनी, तो जब हम जल के अंदर चीनी डालेंगे तो चीनी इसके अंदर घुलेगी। मान लो 1 लीटर जल के अंदर 10 ग्राम चीनी डाली, वो घुल गई, फिर 20 ग्राम डाली, घुल गई, ऐसे 50 ग्राम, 100 ग्राम। एक समय तो ऐसा आएगा जब चीनी है इस जल के अंदर घुलना बंद कर देगी, तो जितनी चीनी की मात्रा घुल गई वो उसे कहलाएगी विलेयता। हालांकि बाद में चीनी है ये घुलना बंद तो नहीं करती, लेकिन साम्यावस्था के अंदर आ जाती है, मतलब जितनी चीनी घुलती है उतनी वापस पृथक होती है। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के अंदर अधिकतम घुली हुई विलेय की मात्रा उसी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। मतलब इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, और ऐसा विलयन हमारा कहलाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है? इसमें इस टेम्परेचर पर इससे अधिक और विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता, तो ऐसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। तो जो हमारा ठोस पदार्थ है उसकी द्रव में विलेयता को कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहला है समान को घोलता है। जो केमिस्ट्री में एक बिल्कुल जर्नल रूल चलता है, अगर विलेय और विलायक दोनों की जो प्रकृति है वो समान है, मान लेते हमारा जल है H2, ये कैसा होता है? ध्रुवीय। इसके अंदर हमने डाला KCl या NaCl, ये भी कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। तो जल हमारा क्या है? विलायक। तो देखो यहां पर ध्यान से, यहां विलायक है वो ध्रुवीय है, और जो KCl या NaCl है ये हमारे विलेय हैं। तो विलेय भी कैसे हैं? ध्रुवीय। जब विलेय और विलायक दोनों हैं उनकी भौतिक प्रकृति समान है, ये भी ध्रुवीय ये भी ध्रुवीय, तो दोनों आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि जल टूट जाएगा H+OH- में, KCl इसमें जाकर K+Cl- में टूट करके डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ध्यान रखना, समान समान को घोलता है, मतलब ध्रुवीय यौगिक है वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार मान लो हमको बेंजीन दे रखा है C6H6, इसको अगर मैं क्लोरोफॉर्म के अंदर, बेंजीन है इसमें अगर मैं क्लोरोफॉर्म घोल लूं CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म है वो इस बेंजीन के अंदर आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि बेंजीन कैसा है? अध्रुवीय, और क्लोरोफॉर्म भी कैसा है? अध्रुवीय। तो दोनों की प्रकृति समान है, तो दोनों आसानी से घुल जाएंगे। तो ध्यान रखना, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय में विलय होगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में आसानी से विलय होगा। तो सबसे पहला कारक तो ये प्रभावित करता है कि इनकी प्रकृति किस प्रकार की। दूसरा है ताप। ताप अगर हम बढ़ाते हैं, ताप अगर हम बढ़ाते हैं, तो अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हुई, ऊष्मा शोषी, तब तो जो ठोस पदार्थ है उसकी जो विलेयता है वो बढ़ेगी। ध्यान सुनना, मान लो कोई अभिक्रिया है, किसी विलेय पदार्थ को हम जल के अंदर घोल रहे हैं, जल या और कोई सा भी हम विलायक ले सकते हैं, तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे
तो अभिक्रिया अगर ऊष्मा शोषी हुई तो विलेयता बढ़ेगी। और हमने ताप बढ़ाया, अभिक्रिया हुई हमारी कैसी, ऊष्मा क्षेपी, तो विलेयता क्या होती है, घटती है। ये चीजें हमको ला सातलिए का नियम भी बताता है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ताप बढ़ाने पर अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो विलेयता बढ़ेगी, और ताप बढ़ाने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो विलेयता घटेगी। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा दाब। तो ठोस है, उसकी द्रव में विलेयता पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ है, दोनों की बात कर लेता हूं मैं, वो दाब से इतने अधिक प्रभावित नहीं होते। तो दाब का इस पर सामान्यतः क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं। तो ये तो हमारी बात होगी ठोस की द्रव में विलेयता की। तो मुख्य मुख्य बात याद रखना, समान समान को घोलता है, मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, कार्बनिक कार्बनिक में घुलता है सामान्य, तो अकार्बनिक अकार्बनिक के अंदर घुलता है। ताप बढ़ाएंगे, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हुई तो विलेयता बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हुई तो विलेयता घटेगी। जैसे इसके उदाहरण अगर देखना चाहो तो इसके उदाहरण आ जाएंगे NH4Cl, उसके बाद में आ जाएगा KCl। जब इनको हम जल के अंदर घोलते हैं तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। ऐसे ही NaOH, Li2SO4, तो इनके केस में क्या होता है, जब NaOH है इसको हम जल में घोलते हैं तो अभिक्रिया होती है हमारी ऊष्मा क्षेपी, इसलिए जैसे हम ताप बढ़ाते हैं इसकी विलेयता घटती है। ऐसे क्या होता है, लिथियम सल्फेट के साथ में होता है, इसको भी जब हम जल के अंदर घोलते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है हमारी, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा क्षेपी, इसलिए विलेयता क्या होती है, घटती। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गैस की द्रव में विलेयता की। गैस की द्रव में विलेयता, तो हम बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता के बारे में। तो जो गैस है, गैस की प्रकृति, तो गैस है उसकी द्रव, हम सामान्यतः जल के अंदर विलेयता की बात कर रहे हैं, तो गैस है उसकी प्रकृति पर भी उसकी विलेयता निर्भर करती है। जैसे मान लो हमारी HCl गैस हो गई, कौन सी गैस हो गई, HCl गैस, या फिर अमोनिया गैस हो गई। इनको जब हम जल में घोलते हैं H2 के अंदर तो ये आसानी से घुल जाती है, ये आसानी से घुल जाती है। क्यों घुल जाती है आसानी से, क्योंकि HCl और अमोनिया गैस है, ये जल के साथ क्रिया करके आयनित हो जाती है और अन्य यौगिकों का निर्माण कर लेती है। जैसे अमोनिया है, इसकी जब हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये हमारा अमोनिया हो गया, इसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, तो जो जल है वो टूट जाएगा H+OH- में। ये नाइट्रोजन है अपना एक लोन पेयर इस H+ को देता है और इसके साथ में बंध बना लेगा, तो ये बन जाएगा NH4+। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर था, इसने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया, H+ को। तो एक लोन पेयर किसके पास कमी होगी, कमी के लिए हम लगाते हैं प्लस, और दूसरा क्या है OH-। चाहे चार्ज मत लगाओ, इस प्रकार से लिख दो NH4OH। तो जैसे ही हमने अमोनिया इसको जल के अंदर घोला तो इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया और आसानी से घुल गई। तो सामान्यतः जो गैस है ध्रुवीय प्रकृति की होती है,
वो आसानी से जल के अंदर घुल जाती है, या जल के अंदर जो गैसें आयनित होती है वो आसानी से जल के अंदर घुल जाती है। और जो आयनित नहीं होती, जैसे मान लो हो गया O2 हो गई, N2 हो गई, ये जो गैस है CO2 हो गई, ये जल के अंदर आयनित नहीं होती, इसलिए इनकी जल के अंदर विलेयता बहुत कम होती है। तो सबसे पहले बात होगी गैस की प्रकृति की। दूसरा क्या आएगा, ताप का प्रभाव। देखो सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने पर, ताप को अगर हम बढ़ाएंगे, हम बात करें गैस की द्रव्य विलेयता की, अगर हमने ताप बढ़ाया, अगर हमने ताप बढ़ाया तो क्या होगा, जो गैस की जो विलेयता है वो क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ये बढ़ती है। तो ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, अगर हमने ताप बढ़ाया तो विलेयता घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता सामान्यतः क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस के अणु हैं वो जल से बाहर निकल जाएंगे, या जो भी हमारा विलायक है उससे बाहर निकल जाएंगे, जिसमें भी हम उसको घोल रहे हैं। जरूर नहीं उसको हम जल के अंदर ही घोलें, तो उसके अंदर से वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे विलेयता क्या होती है, घटती है। तो ये किसका प्रभाव हो गया, ताप का प्रभाव। लेकिन एक दो इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे हीलियम है या H2 है। इन गैस के केस में क्या होता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये अभिक्रिया कैसे करते हैं, ऊष्मा शोषी, इसलिए इनकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। दोबारा सुनना ध्यान से, हीलियम और H2 गैस है, इनमें जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं ऊष्मा शोषी, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। लगभग 98% केस में तो ऐसा ही होता है, 1-2% केस में हो सकता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी और विलेयता बढ़े। नहीं तो जनरली गैस के केस में तो यही होता है, ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे गैस है वो विलायक से बाहर निकल जाएगी और विलेयता घट जाएगी। उसके बाद अगला है दाब का प्रभाव। यहां हमको ताप का प्रभाव पता चल जाएगा इस दाब के प्रभाव द्वारा। देखो जो गैस है उसकी विलेयता पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है दाब। दाब हम जितना बढ़ाएंगे, गैस है उसकी विलेयता उतनी अधिक बढ़ती है। तो दाब के प्रभाव को, गैस की जो द्रव में विलेयता है, इस पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी। उसने एक नियम दिया था। तो हेनरी का नियम क्या था, हेनरी का नियम था वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब P, आंशिक दाब P विलयन में उस गैस की मोल भिन्न ब्रैकेट में X के समानुपाती
होता है। तो दाब के प्रभाव पर हेनरी नियम क्या था, क्या दिया था? वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब। आंशिक दाब का मतलब क्या है? मान लो कोई विलयन है, उसमें 2 गैस है या 3 गैस है, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो दाब है वो कहलाता है उस गैस का आंशिक दाब। मान लो N2 गैस है, उसका दाब 10 है, H2 गैस का दाब मान लो 20 है, तो N2 गैस का दाब विलयन में कितना है? 10, तो ये कहलाता है इसका आंशिक दाब विलयन में। ऐसे H2 गैस का आंशिक दाब कितना कहलाएगा? 20। तो वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब भी विलयन में उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है? इसने जो गैस की विलेयता है उसको इसने गैस की विलेयता है उसको उस गैस की मोल भिन्न से संबंधित कर दिया। मतलब अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मोल भिन्न बढ़ेगी। मोल भिन्न मतलब विलेयता बढ़ेगी। तो नियम क्या था? P समानुपाती किसके होता है? X के। और X क्या है? द्रव में गैस की मोल भिन्न। तो P समानुपाती होता है X के। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस है उसकी मोल भिन्न बढ़ेगी, और मोल भिन्न बढ़ेगी तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। इसी प्रकार P बराबर समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया यहां पर KH इंटू एक्स। तो समानुपाती को हटाया तो स्थिरांक क्या आ गया हमारा? KH। KH को हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। तो ये तो हमारा हेनरी स्थिरांक हो गया। ध्यान रखना P क्या है? गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब। X क्या है? गैस की विलयन में मोल भिन्न। तो ये नियम दिया था हेनरी ने कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब P उसकी मोल भिन्न X के समानुपाती होता है। तो P बराबर आ गया KH इंटू एक्स। उसके बाद में P बराबर, अब यहां पर क्या दे रखा है? अच्छा, अगर हमको X निकालना है तो P बराबर था KH इंटू एक्स। तो हमको अगर X निकालना है तो X बराबर क्या आ जाएगा यहां से? P अपॉन में KH। देखो इससे हमको क्या, इससे हमको एक चीज और पता चल रही है। अगर किसी गैस के लिए KH का मान ज्यादा है, KH का मान ज्यादा है, तो उसकी मोल भिन्न घटती है। देखो ध्यान से, X के व्युत्क्रमानुपाती है KH। अगर KH का मान बढ़ेगा तो गैस है उसकी मोल भिन्न X घटेगी, और मोल भिन्न घटेगी तो गैस की द्रव में विलेयता घटेगी। क्योंकि गैस कितनी घुली हुई है इसको दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मोल भिन्न का। तो इससे हमको ये चीज पता चल रही, अगर KH किसी गैस का अधिक है तो जो X है क्या है? X उस गैस का क्या होगा? कम। X मतलब मोल भिन्न कम होगी, और मोल भिन्न कम है इसका मतलब वो गैस है कम घुली हुई है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर KH क्या होगा? KH बढ़ेगा। KH क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो X है वो क्या होगा? घटेगा। और X घटेगा तो विलेयता क्या होगी? ये भी घटेगी। ये जो हमारा KH है ये गैस की प्रकृति, मतलब जो प्रत्येक गैस है उसके लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है, तथा विलायक की प्रकृति, मतलब जो गैस है वो किसके अंदर घुल रही है इस पर भी डिपेंड करता है। तो KH है गैस की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि KH एक तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, एक विलायक की प्रकृति पर। और यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH क्या होता है? बढ़ता है। और हमको पता है जब KH बढ़ेगा तो मोल भिन्न क्या होगी?
घटेगी, और मोल भिन्न अगर घट रही है तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि x बराबर क्या होता है, P अपॉन में KH। तो x है या मोल भिन्न है वो KH के व्युत्क्रमानुपाती है, KH की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। तो KH बढ़ा तो मोल भिन्न घटेगी, और मोल भिन्न अगर घटेगी तो विलेयता घटेगी, क्योंकि गैस है, किसी ठोस पदार्थ में कितनी विलेय है, इससे हम उसकी मोल भिन्न द्वारा ही व्यक्त करते हैं। कुछ गैस है जिनके लिए KH का मान दे रखा है, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ना। देखो हीलियम गैस है, ताप कितना है, 293 केल्विन। इस पर इसके लिए KH का मान कितना है, 144.97। ऐसे देखो यहां H2 गैस है, टेम्परेचर 293 केल्विन, इसके लिए KH का मान है 69.16। N2 गैस, टेम्परेचर 293 केल्विन, तो KH का मान कितना है, 76.48। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, N2 गैस है, 303 केल्विन टेम्परेचर है, KH का मान कितना है, 88.84। ये जल के अंदर दे रखा है KH का मान। अगर जल के अलावा अगर हम विलायक चेंज कर दे, मान लो बेंजीन कर दिया या CCl4 कर दिया, तो ये जो KH के मान ये भी परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि मैंने लिख रखा है ऊपर KH वो गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जैसे मैं गैस चेंज कर रहा हूं, हीलियम इसके लिए कुछ और है, H2 गैस के लिए KH की वैल्यू कुछ और है, N2 के लिए कुछ और है। ऐसे देखो N2 गैस के लिए जब टेम्परेचर 293 केल्विन है तो KH की वैल्यू है 76.48, और जैसे मैंने टेम्परेचर देखो बढ़ाया और 303 केल्विन किया, गैस चेंज नहीं की मैंने, गैस वही हमारी N2, टेम्परेचर 303 केल्विन होते ही जो KH की वैल्यू वो बढ़ गई, देखो 76.48 से 88.84 हो गई। ऐसे ही O2 गैस है, इसके लिए 293 केल्विन टेम्परेचर पर KH की वैल्यू 34.86 है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ाकर हम 303 केल्विन कर दे तो KH बढ़कर हो जाता है 46.82। तो ये प्रयोग द्वारा भी सिद्ध हो रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH बढ़ गया, और हम जानते हैं अगर KH बढ़ेगा तो मोल भिन्न घटेगी, ये संबंध रहा, और मोल भिन्न घटेगी तो गैस की विलेयता घटेगी। तो यहां से हमको टेम्परेचर का प्रभाव पता चल रहा है। ऐसे CO2 गैस है, इसके लिए 298 केल्विन ताप पर KH का मान कितना है, 1.67। ये दे रखा है किलो बार के अंदर दे रखी KH की वैल्यू। तो मैं आपसे ये पूछूं कि KH के मान के आधार पर इन गैसों का जल में विलेयता क्रम लिखिए। टेम्परेचर फिक्स कर दिया कोई सा भी, तो सबसे अधिक विलेय कौन सी गैस होगी, जिसके लिए KH का मान सबसे कम है। तो इनमें KH का मान सबसे कम किसके लिए, CO2 के लिए, कितना 1.67। तो सबसे अधिक विलेय कौन सी होगी, CO2, और सबसे कम हीलियम, जिसके लिए KH का मान कितना है, 144.97। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। एक निश्चित ताप पर N2 गैस का आंशिक दाब 0.994 बार है तथा KH 76.48 किलो बार है, तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। मतलब 1 लीटर हमने क्या लिया, जल, उसमें बताना है कि कितने मिलीमोल है वो N2 गैस विलेय होगी। तो देखो ध्यान से किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। मतलब N2 गैस है उसकी हमसे मोल संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, N2, यहां ऊपर ले लेता हूं, चलो, हमसे पूछ रहा है N2 गैस की मोल संख्या।
जिसको हम दर्शाते थे स्मॉल n के द्वारा। तो ये हमको पता चल गया कि हमसे पूछ क्या रहा है, N2 गैस की मोल संख्या, और मोल भी किसमें, मिलीमोल। पहले हम मोल की बात कर लेते हैं यहां पर। तो हमसे पूछ रहा है N2 गैस की मोल संख्या। तो मोल संख्या हमको निकालने के लिए सबसे पहले हमको N2 है, N2 उसकी या तो मोल भिन्न पता होना चाहिए, तो मोल संख्या निकाल सकते हैं उसकी। देखो मोल संख्या कैसे मोल संख्या है वो मोल भिन्न से निकल सकती है। क्यों निकल सकती है? मोल भिन्न हम कैसे निकालते थे, जिसकी भी हमको मोल भिन्न निकालनी थी उसकी मोल संख्या ऊपर लेते थे बटे विलयन की कुल मोल संख्या। यानी कि जो हमारा मोल भिन्न x है इसी के अंदर हमारी मोल संख्या छुपी हुई है। ध्यान रखना, हमको जो मोल संख्या निकालनी है वो किसके अंदर छुपी हुई है, इस x मतलब मोल भिन्न के अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम इस मोल भिन्न को निकाल लेते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, P। प्रेशर कितना है, N2 गैस का आंशिक दाब, ये दे रखा है पॉइंट, यहां मैं लिख सकता हूं ये x मोल भिन्न किसकी है, N2 की। तो मैं लिख सकता हूं x N2 बराबर, यानी कि N2 की मोल भिन्न बराबर किसके हो जाएगा, KH इंटू x N2 बराबर ऊपर क्या दे रखा है P। P किसके लिए, प्रेशर N2 के लिए, अपॉन में KH। तो x N2 बराबर PN2 चाहिए हमको। PN2 कैसे पढ़ेंगे, N2 गैस का आंशिक दाब दे रखा है प्रश्न में 0.994 बार। उसके बाद में KH चाहिए हमको। KH प्रश्न दे रखा कितना, 76.48 किलो बार। ध्यान देना, किलो बार। तो ऊपर हमको किस में दे रखा है, बार में, और नीचे किस में, किलो बार में। तो किलो बार को हम किस में चेंज कर लेंगे, बार में। तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, बार में। तो 1000 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 76,480 बार। तो x N2 बराबर अच्छा, इस 994 में इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 994 और 2 जीरो और लगा दी मैंने, इंटू 10 की पावर -5। देखो ध्यान से, 994 में इसके बाद 2 जीरो और लगा दिया आगे मैंने, तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। पॉइंट है उसको 5 स्थान को इस तरफ लेकर गया मैं दाईं ओर, तो दशमलव है उसके अंदर कैसी वृद्धि होती है, ऋणात्मक। तो 10 की पावर -5 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 76,480। अब 99,400 है, इसमें 76,480 का भाग देना है हमको, तो एक बार चला जाएगा, तो 1 आ गया। यहीं घटा लेते हम, 0 या 1, 10 में 60 गए 2, या 3 है, यहां से 1 आ सकते, 13, 13 में 4 गए 9, या 8, 8 में 6 गया 2, 9 में 7 गया 2। तो कितना बचा हमारे पास में 22,920। अब पॉइंट लगा करके यहां एक जीरो और लगा लेता हूं मैं, तो 2,29,200, इसमें 76,480 का भाग लगाएंगे हम, तो x N2 बराबर 1.3 गुणा 10 की पावर -5। देखो मात्र कुछ नहीं आएगा, ये बार है, इससे ये बार कैंसिल हो गया। तो x N2 बराबर हमारा कितना आ गया, 1.3 गुणा 10 की पावर -5। उसके बाद देखो, अब x N2 है बराबर, x N2 हम निकालते कैसे, n N2 मतलब N2 की मोल संख्या,
बटे NN2 प्लस में NH2। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना। XN2 मतलब N2 की मोल भिन्न है, वो कैसे निकालेंगे? N2 की मोल संख्या बटे विलयन की कुल मोल संख्या, इसका अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न निकाल, मोल भिन्न कहलाता है। तो XN2 बराबर, तो NN2 तो हमको निकालना ही है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन NH2 हमको पता है। देखो किस प्रकार से हम निकालेंगे NH2, इसको भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना। 1 लीटर जल में, यहां कितना दे रखा है? आयतन 1 लीटर, तो हमको आयतन कितना दे रखा है? 1 लीटर। तो आयतन तो 1 लीटर है, 1 लीटर अगर मैं ml में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा? 1000 ml। हमको क्या दे रखा है? आयतन। और NN2 निकालने का तरीका क्या है? सॉरी, NH2 निकालने का तरीका क्या है? इसकी मात्रा, तो यहां जाएगा WH2 अपॉन में MH2। तो H2 की जब हमको मोल संख्या निकालनी है तो H2 की मात्रा चाहिए और इसमें इसके अणुभार का भाग लगा देंगे। मात्रा मतलब द्रव्यमान चाहिए। क्या प्रश्न में हमको कहीं इसका द्रव्यमान दे रखा है जल का? नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? आयतन। तो ऐसी अगर स्थिति आ जाए तो हमेशा जल का जो घनत्व है वो हमको लेना है 1 ग्राम पर ml। तो जल का घनत्व कितना मानोगे? 1 ग्राम पर ml। तो इसे क्या आ गया? घनत्व। जब हमको घनत्व पता है तो आयतन, द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। अगर प्रश्न नहीं दिया तो हमें से कितना मानोगे? 1 ग्राम पर ml। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व कितना है? 1 ग्राम पर ml और आयतन कितना है? 1000 ml। तो ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1000। और देखो मात्रा क्या बचा यहां पर? ग्राम। तो कितना आ गया? 1000 ग्राम। तो द्रव्यमान हमारे पास आ गया 1000, तो यहां मैंने कितना रखा? 1000 बटे। उसके बाद में अब हमको जल की क्या चाहिए? MH2O, इसका अणुभार चाहिए। तो जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो 1000 में आप 18 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 55.5 मोल। तो हमारी जो NH2O है उसका मान कितना है? 55.5 मोल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। उसके बाद देखो, तो ये हमारा NH2 आ गया 55.5 मोल। तो यहां तो XN2 बराबर NN2 बटे NN2 प्लस में, अब NH2O का मान कितना आ गया? 55.5। अब ध्यान देना यहां पर XN2 है, XN2 इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1.3 गुणा 10 की पावर -5। तो XN2 की वैल्यू मैं यहां से रख दूं इस वैल्यू को, तो ये कितना है? 1.3 गुणा 10 की पावर -5। यहां ध्यान से देखना आप, देखो ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी, 1.3 गुणा 10 की पावर -5। अगर मैं इसको वैसे कन्वर्ट करूं तो 1 है, उसका भी कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो 0.00013। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं 1 से कितना छोटा है, 1 से कितना छोटा है। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 1 से लगभग 1 लाख गुना छोटा है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। जब इसका मान बहुत कम है, इसका मान, और ये कैसे प्राप्त होगा? इन दोनों को जोड़ करके इसका भाग हम किस में लगा दें? NN2 के अंदर, तब ये मान प्राप्त हो रहा है। तो ये अगर ऊपर वाला जो NN2 है
अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है हमारे पास में, मान लो ये होता हमारे पास में 200 होता और नीचे 55.5 है, इसमें इसका जोड़कर भाग लगा देते, इतना छोटा मान तो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा NN2 है ये बहुत छोटी वैल्यू है, किसकी तुलना में? NH2O की तुलना में। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारा नीचे वाला NN2 है इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ध्यान रखना, इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। इसको कैसे याद रखोगे? मान लो ये जो वैल्यू है हमारी ये बहुत बड़ी है इसकी तुलना में। मान लो किसी के पास में 1 लाख रुपया है और उसके पास 1 रुपया और आ गया, तो कोई उसके सेहत पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। 1 लाख में अगर 1 रुपया और जुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये जो वैल्यू हमारी कैसी, बहुत छोटी, तो इसको यहां पर मैं छोड़ दूंगा। तो इसको हमने हटा दिया, यहां पर इसको नगण्य मानकर छोड़ने पर। अब देखो ये समीकरण बन गया हमारी। अब हमको निकालना क्या है? NN2। तो इससे निकल जाएगा NN2 बराबर कितना आ गया? 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुणा 55.5। तो NN2 बराबर, तो 55.5 है, इसका गुणा हम कितने से कर देंगे? 1.3 से। तो 55.5 इंटू 1.3, 3 पंजे 15, 1 आ गया, 15 और 1 16, 6 आ गया, हासिल 1 आ गया, 15 और 1 16, 1 का गुणा किया 5 5 5, तो यह आ जाएगा 5 6 5 11, 1 6 5 11 और 1 हासिल 12, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 6 और 1 7, 2 के बाद पॉइंट। तो ये कितना आ गया हमारा? 72.15। तो ये हमारा आ गया 72.15 गुना 10 की पावर माइनस 5 मोल। तो NN2 कितना आया? 72.15 गुणा 10 की पावर माइनस 5 मोल आया। लेकिन हमको क्या मोल में पूछा था? उसने बोला था 1 लीटर जल में कितने मिली मोल, क्या पूछा है? मिली मोल। तो इसका गुणा हम कितने से कर देंगे? 1000 से। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? मिली मोल में। तो NN2 बराबर कितना आ जाएगा? अब 10 की पावर माइनस 5 है, यहां कितना है? 1000, यहां कितना दे रखा है? 1000। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 72.15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और मिली मोल, मिली मोल। तो इस प्रकार से हम NN2 है उसको ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा सुन लेना, ध्यान क्या रखना है हमको। हमसे पूछा क्या है? 1 लीटर जल में कितने मिली मोल N2 गैस विलय होगी। तो हमको N2 गैस की मोल संख्या पूछी है। तो मोल संख्या है उसको निकालने के लिए पहले हमको मोल बिन पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने क्या ज्ञात की? मोल बिन। तो XN2 हमने ज्ञात किया, ये कितना आ गया? 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस 5। उसके बाद XN2 बराबर, ये निकालने का फॉर्मूला ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा NN2 है ये बहुत छोटा मान है, इसलिए इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो नीचे कितना बचा? NH2 की वैल्यू हम रख दी 55.5 और NH2 कैसे प्राप्त हुआ था? 1000, इसमें 18 का भाग दे देंगे, इसका मात्रा इसमें इसके अणुभार का भाग दे देंगे। तो NN2 है ये हमारा कितना आ गया? 72.15 गुणा 10 की पावर माइनस 5 मोल आया। इसको मिली मोल में चेंज करना है तो 1000 से गुणा कर दो इसको, तो यह आ जाएगा 72.15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मिली मोल। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेनरी नियम है उसके उपयोग के बारे में। हेनरी नियम के उपयोग। देखो हेनरी नियम के उपयोग क्या है? हेनरी नियम का जो सबसे पहला उपयोग है वो तो यही है कि जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं हमारे, कैसे पदार्थ होते हैं? शीतल पेय पदार्थ, मतलब कोई सा भी हमारा, जैसे मरिंडा हो गई, पेप्सी हो गई,
तो इनमें क्या होता है, इनमें जो CO2 गैस होती है, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। तो शीतल पेय पदार्थ, इनमें कौन सी गैस है, CO2 गैस है, वो उच्च दाब पर भरी जाती है। तो शीतल पेय पदार्थों में जो CO2 गैस है वो उच्च दाब पर भरी जाती है, ताकि जो CO2 गैस है वो इसके अंदर क्या हो, अधिक घुले। CO2 गैस अधिक घुले। तो ध्यान सुनना, शीतल पेय पदार्थ की बोतल में CO2 गैस है, उच्च दाब पर भरी जाती है, जिससे CO2 गैस है वो उस जल के अंदर या उस विलयन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में घुल सके। क्योंकि हेनरी क्या कहता है कि जितना दाब बढ़ाओगे उतनी गैस की मोल भिन्न बढ़ेगी, और मोल भिन्न बढ़ेगी मतलब गैस की विलेयता बढ़ेगी। इसीलिए हम जो CO2 गैस है उसको जो पेय पदार्थ की जो बोतल है उसके अंदर उच्च दाब पर भरते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो CO2 गैस है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में घुली होती है द्रव के अंदर। जब द्रव के अंदर ये बहुत अधिक मात्रा में घुली होती है तो CO2 गैस है उस द्रव को आसानी से खराब नहीं होने देती। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो गोताखोर होते हैं, तो जब गोताखोर है समुद्र में अधिक गहराई के अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो जब वो अधिक ऊंचाई पर अधिक गहराई में जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो उनके शरीर में अधिक घुलेगी। क्यों घुलेगी? क्योंकि जब अधिक गहराई में जाएंगे तो जल का दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। हमने पढ़ा था हेनरी के नियम से। तो जब गैस की विलेयता बढ़ेगी तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि उनके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत अधिक मात्रा में घुल जाएगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुल गई, लेकिन उनको परमानेंट समुद्र में तो रहना नहीं, गहराई में ऊपर भी आएंगे वो। तो जब वो ऊपर आएंगे तो तेजी से दाब घटेगा, तेजी से दाब घटेगा। जब दाब घटेगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन उनके ब्लड में घुली हुई थी वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब तेजी से बाहर निकलेगी तो जो ब्लड है उसके अंदर जो वायु है उसके बुलबुले बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बेंडस प्रभाव। क्या बोलते हैं? बेंडस प्रभाव। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इससे बचने के लिए जो समुद्री गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं उनमें 11.7% तो हीलियम गैस होती है, 56.2% N2 गैस होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 31.1% O2 गैस उपस्थित होती है। तो जो गोताखोरों के जो सिलेंडर होता है उसमें ये गैसें होती हैं। क्यों होती है गैस? हीलियम गैस है। इसके लिए हमने KH की वैल्यू देखी थी 144, बहुत अधिक है। N2 गैस है, इसके लिए भी लगभग मान लो 76 मान लिया मैंने, इसके लिए बहुत अधिक है। और ऑक्सीजन के लिए मान लो 34 मान लिया। तो इनमें से इन दोनों गैस के लिए KH की वैल्यू है वो ऑक्सीजन की तुलना में कैसी है? बहुत ज्यादा है। इसलिए ये दोनों गैस से ब्लड के अंदर कम घुलती है। ये दोनों गैस क्या होती है? ब्लड के अंदर कम घुलती है। तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में जाती है, क्योंकि इसमें कितने प्रतिशत होती है? 31.1%। तो ध्यान रखना, एक नंबर कई बार प्रश्न बन जाता है कि जो गोताखोरों के जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है उनका प्रतिशत बताइए। तो 11.7% हीलियम गैस, 56.2% N2 गैस, 31.1% O2 गैस। तो दोबारा एक बार सुन लेना, जब गोताखोर समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं तो उनके रक्त में ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में घुलना शुरू कर देती है, क्योंकि गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है, जिससे जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ती है।
और जब वो गोताखोर समुद्र की गहराई से वापस ऊपर आते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो तेजी से रक्त में से बाहर निकलती है, जिसके कारण रक्त में है उसमें वायु के बुलबुले बन जाते हैं, जिसके कारण एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बैंडस प्रभाव कहते हैं। इससे बचने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में इन गैसों का मिश्रण भरा होता है। ऐसे देखो, जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, अब जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। देखना, कभी माउंट एवरेस्ट की कभी चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई जो करते हैं पर्वतारोही, वो अपने पीछे भी ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध कर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं वो? कि जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है उसमें कमी आती जाती है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो गैस है वो ब्लड के अंदर कम घुलेगी, ऑक्सीजन गैस, जिसके कारण जो ऐसे इंसान होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वो स्पष्ट सोच नहीं पाते। इस रोग को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वो स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाते। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। क्योंकि ऑक्सीजन है एक प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर को इतनी ऑक्सीजन दी जाए जिससे हम जिंदा रह सकें, तो हम अपना नाम भी नहीं बता सकते कि हमारा नाम क्या। अगर नाम पूछा जाए, हम किसी ऐसे कांच के पात्र में बंद कर दिया जाए जिसमें मात्र इतनी ऑक्सीजन हो जिसमें केवल हम जिंदा रह सकते हैं, तो हमसे अगर नाम पूछा जाए ना हमारा, तो हम नाम भी नहीं बता सकते। तो हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ये हो गए हेनरी नियम के उपयोग। उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में।